Hello students, this is Jyoti. Welcome to Singham Defense Academy online portal. Today we are going to start an interesting class about something which must have got very headacheful or very tactful for you. Because आज की क्लास में जो हम समझेंगे वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे कई बार मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं. बच्चे सोचते हैं अब इसको कैसे पार किया जाए, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाता है, ये तो कोर्स में समझ में नहीं आती. आज एक ऐसा टर्म पढ़ने वाले इंग्लिश की जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और इस क्लास के बाद आई होप आप सारी ईडियम्स तो नहीं बट काफी ईडियम्स के पार्ट सॉल्व कर पाएंगे. तो आज हम पढ़ेंगे ईडियम्स. सो ईडियम्स के लिए मेरा ये मानना है फॉरगेट टू फॉरगेट. भूलना भूल जाओगे क्योंकि उनको याद ही नहीं करना. भूलते किसे हैं, जैसे याद करना होता है. ईडियम्स को भूलोगे ही नहीं तो याद कैसे करोगे. आज का हमारा टॉपिक है ईडियम का. ठीक है, अब ईडियम को आज हम एक डिफरेंट वे से पढ़ेंगे. शायद जहां आपने पहले कभी इस तरीके से ईडियम्स को नहीं समझा होगा, बुक्स ली होंगी 200-300 ईडियम बार बार पढ़ी होंगी, दिमाग पे बोझ डाला होगा, इतनी जरूरत ही नहीं थी. ईडियम्स को बहुत इजी वे में, बहुत ही जनरल वे में अपने आप से कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं. और जब आप कनेक्ट करके समझेंगे तब ईडियम्स आपको अच्छी भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, एज वेल एज आप बहुत जल्दी मास्टरी हासिल कर लोगे ईडियम को सॉल्व करने में. तो आज देखते हैं ईडियम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ईडियम है बर्ड्स आई व्यू. फर्स्ट ईडियम है हमारे पास बर्ड्स आई व्यू. देखो ये एक बर्ड है, अब इसकी आंख की तरफ देखो. अगर मैं बात करूं इसकी आंख की तो एक बर्ड का आई व्यू कैसा होता है. बर्ड कैसे देख सकता है, ऊपर फ्लाई करता है, बहुत काफी बड़े स्केल पे चीजों को देख सकता है. अगर आपके पक्षी की आंख होती तो आप आसमान में होते और सब कुछ देख पाते. तो बर्ड आई व्यू का क्या सेंस निकलता है, सेंस निकालो. सेंस ही रहता है बर्ड्स आई व्यू लेट समथिंग सम साइट which is visible from a higher place. ऐसी साइट जो किसी हायर प्लेस से विजिबल है. तो किसी ऊंची जगह से, किसी ऊंची इमारत से किसी चीज को बहुत प्रिसाइसली, बहुत अच्छे तरीके से देखना क्या कहलाता है, बर्ड्स आई व्यू. एंड अदर हैंड कई बार इसे लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि बहुत कंसाइंस होके, बहुत ध्यान देकर चीजों को देखना, चीजों को बहुत बारीकी से देखना, समझना. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. चिल्ड्रन वर हैप्पी टू गेट द बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम द हायर स्विंग ऑफ द फेयर. बच्चे मेले में सबसे ऊंचे झूले से जो बर्ड आई व्यू देखकर बहुत खुश, यानी बहुत ऊंचे झूले पे थे तो उन्हें जो भी नीचे देखा वो बहुत उन्हें साफ साफ अच्छा दिख रहा होगा. तो दे वर वेरी हैप्पी बाय गेटिंग बर्ड्स आई व्यू. तो इस ईडियम का मतलब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है. बर्ड्स आई व्यू यानी कि पक्षी की आंख कैसी होगी, जो आपको बड़ा बड़ा दिखाए, जो आपको सारी चीजें दिखाए, जो इलेबोरेटली चीजों को देख पाए. तो यहाँ पर वही मीनिंग है उसका, कुछ एडिशनल नहीं है, कोई हिडन सेंस नहीं है. ऑब्वियसली ये ईडियम बहुत इजी है. नेक्स्ट ईडियम समझते हैं. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. देखो इसका मतलब है ये बंदा क्या बना रहा है, एक ट्रम्पेट बजा रहा है. पहले इसकी फोटो देख लो अच्छे से. ठीक है, ये क्या बजा रहा है, एक ट्रम्पेट बजा रहा है. अब ट्रम्पेट बजाने का मतलब है ये अपनी मस्ती है, मस्त है, इसको किससे मतलब नहीं है, अपनी खुद की. ब्लो वंस ऑन, वंस का जो यूज होता है ना, वंस की जगह पर हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है और किसी का नाम भी आ सकता है. वंस का मतलब एक किसी को डिनोट करने के लिए कि इसमें कोई भी प्लेस आ सकता है. तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जो बंदा खुद ही ट्रम्पेट बजाता रहता हो, यानी अपने राग खुद ही गाता हो. अपने राग खुद गाने वाले को और थोड़ा मॉडिफाई करके बोलो, आओ अपने राग कौन गाएगा. मैं हमेशा अपने राग गाती रहती हूँ, उसका मतलब क्या होगा, अपनी तारीफ खुद करना. तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब है जो अपनी तारीफ खुद करता है, या हिंदी में कहूँ तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना. ये ईडियम ऐसी है जिसमें आपको लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है. जो भी ईडियम पढ़ो उसका छोटा सा एक सेंटेंस बना के चिपका दो किसी को भी, छोटे भाई बहन को, किसी दोस्त को जिसको बहुत ज़्यादा तारीफ करता हो अपनी, बोल दो उसको कि यू ऑलवेज ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट. एक दो बार बोलोगे, तीसरी बार आपको ईडियम अपनी जुबान पे आ जाएगी, याद रह जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं है. ईडियम्स आर सो फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली होती है लर्निंग पर्पज से. एग्जाम्पल देखते हैं. डेविड ऑलवेज रिमेन्स इन हिज ऑन शेल. ये भी एक ईडियम है. रिमेन इन हिज ऑन शेल का मतलब है अपने आप में रहने वाला, अपने आप में रहता है. एज ही ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, क्योंकि वो अपनी खुद ही तारीफ करता रहता है, इसलिए उससे ज्यादा लोग मुंह नहीं लगाते, ज्यादा लोग बात नहीं करते. तो डेविड कैसा रहता है, अपने आप में ही रहता है. तो ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जो अपनी तारीफ खुद करता हो. इजी है ना, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है.
पिक्चर से वो कर लो या फिर एक अपने माइंड में सेट कर लो इसका मीनिंग क्या होता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, burn candle at both ends। ठीक है, इसका मतलब ये देख लो, ये कैंडल है, ये दोनों एंड से जल रही है, यहाँ से भी इसको जलना पड़ रहा है, यहाँ से भी जलना पड़ रहा है। कितने गरीबियत के दिन आ गए, इस कैंडल के दोनों तरफ से यूज करना पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, कोई चीज दोनों तरफ से यूज हो रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से यूज हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रही है। बेचारी कैंडल कितनी मेहनत का काम कर रही है, दोनों तरफ से जल रही है, अपना पूरा कंजम्पशन दे रही है। तो हिडन सेंस निकालो, कैंडल की जगह खुद को रख के देखो, अगर आप कैंडल की जगह हो और अपने आप को दोनों तरफ से जला रहे हो, मतलब यहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ भी काम कर रहे हो, तो आप क्या हो? बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो। तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। क्या करना? हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्किंग होना। ठीक है, हार्ड वर्किंग होना, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना। तो ब्लो कैंडल मतलब दोनों तरफ से मोमबत्ती कब जलेगी? जब उस मोमबत्ती को बहुत ज़्यादा अपने अंदर की एफिशिएंसी दिखानी होगी। मोमबत्ती एक सिंबल है, और हम ज़्यादातर ईडियम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंबल्स में हम बर्ड्स ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, कई बार कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन बोलते किसके लिए, होते किसके लिए यूज़ है? ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होते हैं ना। तो अगर आप मोमबत्तियाँ खुद की जगह देखो, आप देखो कि दोनों तरफ से आप जल रहे हो, तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। सफ़र क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। तो इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा लेबोरियस होना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। एग्जाम्पल देखते हैं, दे बर्न्ड कैंडल एट बोथ एंड्स आफ्टर द लॉस ऑफ देयर जॉब। उन्होंने अपनी जॉब खोने के बाद अपनी कैंडल कैसे जला दी? दोनों तरफ से ही जला दी। दे बर्न्ड कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी उन्होंने जॉब खोने के बाद और ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। गॉट इट? दिस इडियम कैन बी रिमेंबर्ड बाय दिस थिंग। कैंडल की जगह खुद को रख लेना, इडियम कभी नहीं भूलोगे। नाउ नेक्स्ट वन, कट एंड ड्राइड। देखो ये पिक्चर देखो, सबसे पहले पिक्चर्स का सेंस क्या है इस क्लास में लाने का? पिक्चर्स का सेंस ये है, दो इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज जिसको आप सिंबल से पढ़ो या पिक्चर से पढ़ो, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो आपकी रिमेम्बरेंस पावर को, जो आपकी लर्निंग पावर को बूस्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है आपको चीज़ें लंबे टाइम तक लर्न रखने के लिए, तो वन शुड गो विद दैट टू। तो ईडियम्स को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें सिंबलाइज कर दो। सिंबलाइज कर दो उन चीज़ों से जिनको आपको याद करने में हेल्प मिले। अब देखो, शी इज़ हैविंग अ ड्रेस, शी इज़ लुकिंग एट, लाइक बहुत उदास लग रही है, उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये ड्रेस कैसी होगी उसकी? कट एंड ड्राइड, ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, शॉर्ट है, शी कैन नॉट यूज इट, सो शी इज अपसेट। तो जो ड्रेस ऑलरेडी कट एंड ड्राइड हो, दैट मीन्स जो ड्रेस ऑलरेडी कैसी हो? समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, इम्पॉसिबल टू चेंज। कट एंड ड्राइड फ्रेज तब यूज करते हैं, इडियम तब यूज करते हैं जब किसी काम को, जब किसी परिस्थिति को, जब किसी सिचुएशन को बदलना क्वाइट इम्पॉसिबल हो। तो एग्जाम्पल देता है, इट्स अ कट एंड ड्राइड सिचुएशन। सपोज आज हम कोरोना की बात करें, तो कोरोना कैसी सिचुएशन है? कट एंड ड्राइड सिचुएशन, वी कैन नॉट हेल्प इन इट, हम कुछ कर नहीं सकते। जो भी सोर्सेज जितने भी हमारे पास चीजें हम उसी का यूज करके इस चीज को क्या कर सकते हैं, इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, बट हेल्प कुछ नहीं कर सकते। तो कट एंड ड्राइड मीन्स कैसी सिचुएशन? जिसमें कुछ भी बदलना इम्पॉसिबल हो। तो इसको भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस इडियम को भी आप याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ये क्लियर है? एज फिट एज फिडल। अब देखो, फिडल तो कहते हैं ऐसे, सबसे पहली बात समझ लो, थोड़ी सी वोकैब अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश में रोना ही नहीं होगा किसी भी चीज का। देखो, फिडल कहते हैं ऐसे, फिडल, ये वायलिन को क्या कहते हैं? फिडल। अब ये बहुत मजबूत है, किसी को मार के मत देख लेना, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्टर्डी होती है। तो फिडल, एज फिट एज फिडल, मतलब एज फिट एज लग गया तो उसका मतलब हम किसी ऐसी चीज से फिट की उसको कंपेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो एज फिट एज फिडल मतलब बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, माई ग्रैंड फादर इज ऑफ 88 बट ही इज एज फिट एज फिडल। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो 88 साल के, 88 ईयर्स के, लेकिन इतने मजबूत है जितना कि एक फिडल। ठीक है ना, इसको भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। निमोनिक टेक्निक से इमेज को अपने दिमाग में बैठाओ और लर्न करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये जो 10 इडियम मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, कल मैं किसी क्लास में आपसे पूछूंगी तो आप झट से इसका आंसर दे पाओगे। नाउ नेक्स्ट वन,
फ्लॉग अ डेड हॉर्स, देखो ये इडियम यूज होती है। देखो ये एक हॉर्स है, दो ये डेड नहीं है, इसका यूज कर रही है ये जो भी बैठी है इनके ऊपर मैडम, लेकिन ये कैसा है, सपोज ये मर गया, ये डेड है, ठीक है, ऐसा मान लो ये मरा हुआ है। अब इसको फ्लॉग मारना, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना, कोड़े मारना। तो हॉर्स को, एक डेड हॉर्स को चाबुक या कोड़े मारने का क्या मतलब होगा? एक डेड हॉर्स को कोई सेंस निकलेगा? कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर आप, मैं कहूँ कि आप एक डेड हॉर्स को मारो, उठ के खड़ा हो जाएगा, काम करेगा, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज इम्पॉसिबल। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा काम जिसका कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, जिसमें कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला, उस सिचुएशन के लिए क्या इडियम यूज करते हैं? फ्लॉग अ डेड हॉर्स। लाइक आई डोंट फाइंड इट यूजफुल नाउ, इट्स लाइक फ्लॉगिंग इट। मैं अब इसको यूजफुल नहीं मानती, इट्स लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ये इस तरह ही है जैसे एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप समझते हैं अब इसमें फायदा नहीं होने वाला, ये बेकार हो गया, यूजफुल नहीं है, यू कैन यूज दिस फ्रेज और ईडियम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क कि ये फ्लॉग द डेड हॉर्स, मतलब कि एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। सिंपल है, नो नीड टू लर्न, याद करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो इसके पीछे सेंस क्या है, एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारोगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो ईडियम भी तो वही कह रही है, कुछ भी हाथ नहीं लगना, आउटपुट नहीं आना, किसी भी चीज का आउटपुट नहीं आना, समथिंग फ्रॉम विच वी कैन नॉट गेट एनीथिंग दैट इज यूज्ड फॉर दिस थिंग, ठीक है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट वन, गिव द डेविल हिज ड्यू। देखो ये वाला, गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल, देखो ये डेविल है और इसने एक बच्चे को पकड़ रखा है। डेविल तो ऐसे ही होते हैं ना, बुरे होते हैं। अब गिव द डेविल हिज ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है? कोई उधार चुकाना। अब डेविल को उसका ड्यू चुकाने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक डेविल है और उसका आपको कोई उधार चुकाना है, कोई ड्यू चुकाना है। उसके ड्यू का मतलब दो होता है। ड्यू का मतलब ये भी होता है उसकी कुछ बड़ाई करना, उसकी कुछ तारीफ करना, ठीक है, ड्यूज। तो गिव द डेविल हिज ड्यूज का मतलब यहाँ पर होगा कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत बुरा है बाय नेचर, लाइक अ डेविल, बट उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी कुछ वर्च्यूज हैं जो आपको पसंद है और आपको लगता है इसकी वजह से उसे हम क्रेडिट दे सकते हैं। जैसे कोई मेरी सपोज कोई बच्चा है, उसके मैथ्स के टीचर बहुत, वो होते भी है ना मैथ्स के थोड़े बहुत टीचर, ऐसे सपोज उनका कोई मैथ्स का टीचर बहुत ज़्यादा बुरा है और उसको डेविल कंसीडर करता है और ऐसे कहता है कि बहुत डेविल को उसका क्रेडिट ड्यू देना पड़ेगा बिकॉज वो मैथ्स बहुत तगड़ी पढ़ाते हैं, उनसे मैथ्स पढ़ ली तो फिर कहीं पढ़। सपोज मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं बहुत खड़ूस टीचर हूँ और आपको फिर भी मेरी तारीफ करनी पड़ी क्योंकि मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है एक ऐसे पर्सन को क्रेडिट देना जिसको आप देना नहीं चाहते, जो बुरा है, बट उसकी अच्छी कुछ तो अच्छी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको उसको ड्यूज देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल इसी के रिलेट करते देखते हैं। Though I don't like Alicia, but give the devil his due, she is laborious। ठीक है, मुझे अलीशा पसंद नहीं है बट उस डेविल को उसका ड्यू देना पड़ेगा, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत मेहनती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो गिव द डेविल हिज ड्यू इज एन इडियम विच वी यूज फॉर समवन who has some virtues being bad। बुरे होने के बाद भी उसके अंदर कुछ virtues है, ये इसलिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। देखो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब है, इसके देखो एक हाथ और पाँव टूटा हुआ और एक चेयर पे बैठी है ऐसी, एक ऐसी चीज। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पड़ जाना, इतनी कॉस्ट पड़ गई है ना, अभी बात करते हैं हम कॉस्ट एंड प्राइस की। एक ऐसी चीज जो आपको एक टांग और एक हाथ ले जाए, आपको कैसी पड़ेगी? वो क्या अच्छी लगेगी? बहुत सस्ते में पड़ गई मेरे को तो, ये मैंने इतनी बड़ी चीज ले ली लेकिन मुझे मेरा एक हाथ टूट गया और एक पाँव टूट गई, नहीं ना। क्या कहते हैं डे टू डे लाइफ में भी कहते हैं ना, कितनी महंगी पड़ गई, मेरे तो घर से बाहर जाना ही महंगा पड़ गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरे को तो उस तरफ जाना ही महंगा पड़ गया मेरा, ये यूज करते ना। सेम यही ईडियम है, ये कह रही है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब है कोई चीज आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाना, कोई चीज आपको बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपकी महंगी पड़ जाना। यहाँ पर क्या होगा? Ronnie is so rich, still buying that car cost him an arm and a leg। वो रोनी बहुत पैसे वाला है, बहुत वो है, रिच है, लेकिन वो कार खरीदना उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया, उसको इतना एक्सपेंसिव पड़ गया, इट्स सेम लाइक, यानी अपनी आर्म और लेग तोड़ने या गंवाने के बराबर ही उसे महंगा पड़ गया, इतना महंगा पड़ गया उसे। तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग एक ऐसी ईडियम है जिसका मतलब है आपको कोई चीज़ महंगी पड़ जाना, कोई चीज़ एक्सपेंसिव पड़ जाना। ईजी है, लर्न रख सकते हैं, पिक्चर को याद कर लेना, भूलोगे नहीं। ये आप लोगों के लिए देखो,
मूव हेवन एंड अर्थ, मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा दिया, मूव हेवन अर्थ। देखो ये हेवन एंड अर्थ की मैंने बहुत मुश्किल से गूगल से इमेज सर्च की है, इसका मतलब है धरती आसमान हिला देना या एक कर देना। ये कब यूज करते हो हिंदी में आप? ये इडियम आप हिंदी में तब यूज करते हो जब आप किसी चीज को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो जब आप किसी चीज को पाने की जी तोड़ मेहनत करते हो तब आप ये फ्रेज, ये इडियम यूज करते हो, धरती आसमान एक कर लेना। दैट मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। अगेन टू क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए के एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स मूव हेवन एंड अर्थ, स्टूडेंट ने धरती आसमान एक कर दिया, क्या? एनडीए के एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर यू कैन यूज दिस ईडियम, इजी है, बहुत बेसिक ईडियम्स है। ईडियम्स के हम और पार्ट पढ़ेंगे जहाँ पर आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। दो इट्स नॉट ईजी टू गेट इन टू एवरी ईडियम, हर ईडियम के अंदर जाना, उसको समझना, उसके पीछे का सेंस निकालना, इट्स नॉट ईजी। कुछ का सेंस समझ में आता है लेकिन वो होता नहीं है, बट मोस्ट ऑफ दी बहुत ईजी होती है जिनका आप निकाल सकते हो, वही आपके एग्जाम में आती है, ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आती है। तो इस ईडियम का ये मीनिंग था। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर होगा। तो आज की ईडियम क्लास में हमने समझा कि ईडियम्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीका गलत है, क्या? उनको सॉर्ट करना, उनको रटना, उनको रिमेम्बरेंस करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए, उनको याद रखने के लिए आप उनका निमोनिक टेक्निक्स यानी पिक्चर से सिंबलाइज करके लर्न कर सकते हैं, उनके हिडन मैसेज जान सकते हैं, और उनका जिससे भी सिंबलाइजेशन किया गया है उस वर्ड को एक बार जान लो, ईडियम्स में कभी भी स्टक नहीं होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और क्लासेस में और बहुत सारे लेसन्स के साथ मैं मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।